नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 12वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि क्या होता था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राइमरी स्तर पर केवल इंट्रोडक्शन लेवल पर बच्चों को बताया जाता है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया जाता है तो केवल वो उसका परिचय दिया जाता है प्राथमिक स्तर पर। और हायर क्लासेज यानी अपर प्राइमरी जब हो जाएगा और उससे हायर क्लासेज में जाएगा तो जो कुछ इसको परिचय दिया गया था उसको और इलेबोरेट करके यानी विस्तृत फॉर्म में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या था कि गणित में, देखिए पहले क्या था, गणित में एक ही मतलब कि एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े उसको डिटेल में पढ़ाया जाता था। यानी कि मान लीजिए कि ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट ये। तो पहले क्या था कि इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा खींचा जाता था, यानी विस्तृत पढ़ाया जाता था, यानी चौड़ा हो गया, और कम कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे, यानी ऊपर कम होता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को केवल प्राइमरी स्तर पर परिचय लेवल पर बताना है। यानी कि इनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताइए, परिचय लेवल पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताइए, और इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट यानी विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से जो पहले बहुत ज़्यादा खींचा जाता था, यानी जो पहले चौड़ा होता था, इसको कम किया गया है, चौड़ाई कम किया गया है, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने की बात की जा रही है। जब ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो जाहिर सी बात है, इतने कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये और ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। इसी की बात की गई है, ज़्यादा ऊंचा हो गया है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छटाई की गई है जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ कि पहले जैसे कॉन्सेप्ट इतना चौड़ा था तो इसको काट करके छोटा किया गया ताकि बच्चे को केवल परिचय लेवल पर बताया जा सके, यानी इसको कम किया गया, और साथ ही नए विषयों को जोड़ा गया है, नए कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है। तो नए कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ऊंचा हो जाएगा, और इसकी जो पहले चौड़ाई थी वो चौड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, जब आगे भविष्य में इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई प्रश्न आएगा तो एक परिस्थिति में सीखी गई जो भी चीजें हैं उसका अगर आप दूसरी परिस्थिति यानी दूसरे सवाल में उसका अनुप्रयोग यानी उपयोग कर पा रहे हैं तो इसे ही कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि यह जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उपधारणाओं के बीच संबंध को चिन्हित करता है। बिल्कुल सही बात है। जटिल जाल तंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने एक प्रमेय आपको बताया कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये एक प्रमेय हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने एक अगला सवाल आपसे पूछा कि ये मान लीजिए ये 60 अंश का है, ये मान लीजिए कि ये 30 अंश 40 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो आप इस प्रमेय का यूज कर पाएंगे कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग चूंकि 180 अंश होता है तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। यानी इस कॉन्सेप्ट जो कि एक परिस्थिति में आपने सीखा था इसका उपयोग दूसरे परिस्थिति में कर पा रहे हैं, इसी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। यही तो बोला जा रहा है ना कि देखिए यह एक जटिल जाल तंत्र है, यानी एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से कहां पर यूज किया जा सकता है, जाहिर सी बात है इसका एक जाल बन जाएगा और इनके बीच संबंध को चिन्हित करता है। जाहिर सी बात है इसका रिलेशन, इस थियरम का रिलेशन हमने यहाँ पर एक तरीके से यूज किया तो इसके संबंध को ही तो बता रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह अवधारणा की सभी उपधारणाओं के लिए एक रैखिक व्यवस्था है। एक रैखिक मतलब कहने का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में केवल आगे बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता, एक रैखिक नहीं होता है बल्कि जालनुमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा देखिए, इनका उपयोग दैनिक उपकरणों के रूप में छात्रों के नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को बच्चे को दिया गया और अगर बच्चे को ये कोण नहीं समझ पा रहा था कि कितना अंश का होगा तो जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट भी बच्चे को क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो इसका उत्तर वो निकाल लेता। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बच्चे को कहां पर दिक्कत आ रही है, और उसी को तो नैदानिक उपकरण बोलते हैं यानी निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। देखिए गणित की प्रकृति के बारे में कि गणित का नेचर कैसा है और नई जानकारियां और समझ
प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। अब अध्यापक की कैसे सहायता करता है, जैसे कि देखिए एक कॉन्सेप्ट बच्चा सीख लिया तो उसका उपयोग कर पा रहा है या नहीं ये जानने के लिए अध्यापक की ये मदद करेगा, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन किया गया है ए, सी, डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान प्रदर्शित करता है। देखिए पहला दिया गया रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है कि बच्चे को कोई एक चैप्टर या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया तो उस कॉन्सेप्ट में आ रही दिक्कत, आ रही समस्याओं को पहचानने के लिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प में देखिए दिया गया है, ज्ञात करता है कि एक समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है। और तो पहले का हो जाएगा 4। उसके बाद से दूसरा देखिए शिक्षक केंद्रित कक्षा कहा गया, तो शिक्षक केंद्रित कक्षा में क्या होता है, बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं, यानी कि बालक केंद्र में नहीं है, बालक खुद करके नहीं सीख रहा है, वो टीचर के द्वारा जो कुछ भी बताया जा रहा है उन्हीं चीज़ों को केवल रटने में लगा हुआ है और केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से इनका आकलन किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए छात्र केंद्रित कक्षा में क्या होता है, तो देखिए बच्चे निजी, एकांकी और समूहों दोनों में काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए आंके जाते हैं, यानी वो बच्चा खुद सक्रिय है, खुद करके सीख रहा है, ये छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा में होता है। चौथा देखिए सामूहिक आकलन में क्या होता है, तो एक ही विकल्प बचा, सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम क्रियाओं को आंकने में सहायता करते हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या बना है, देखिए पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्ट मैपिंग के माध्यम से हम लोग बच्चे को समझ सकते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। जैसे कि पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक बच्चे को थ्योरम पढ़ाया गया कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये एक थ्योरम बच्चे को समझ में आ गया। अब बच्चे का इसका समझ विकसित हुआ है या नहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इसको जानने के लिए आप इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मान लीजिए ये 60 अंश का है, ये मान लीजिए 50 अंश का है, तो ये कितने अंश का होगा। अगर बच्चा इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला कॉन्सेप्ट कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है वो बच्चा समझ चुका है, यानी कहीं ना कहीं अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग किया जा सकता है बच्चों के आकलन के संदर्भ में, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि पॉजिटिव है हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए आकलन के लिए आईसीटी पर आधारित उपकरणों का उपयोग करना, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जो कि टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, स्मार्ट कक्षा हो गया, तो उस सेंस में कहा जा रहा है, तो इसका भी उपयोग करके बच्चों का आकलन किया जा सकता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा कैसे होता है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चा अलग अलग अधिगम विकार या फिर अधिगम अक्षमता से जूझ रहा है, कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टि बाधित है और कोई बच्चा श्रवण बाधित है, तो दोनों का एक तरीके से आप परीक्षा कैसे ले सकते हैं। जो श्रवण बाधित है वो मौखिक परीक्षा नहीं दे सकता और जो दृष्टि बाधित है वो लिखित परीक्षा नहीं दे सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअल लेवल पर उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिपरक परीक्षा होनी चाहिए, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एक परीक्षा जो तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। रटना, याद करना, स्मरण हमेशा निगेटिव होता है और चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग करता है जिसमें से निम्न सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए मूर्त चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है किसके लिए, स्थानीय मान पढ़ाने के लिए। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, तो ये बच्चे को ग्रुप में जैसे कि एक इकाई में और एक इकाई के 10 जोड़ों को मिलाकर के 10 हो जाएगा, तो ये एक दहाई को रिप्रेजेंट करेगा और 10 दहाई मिलकर के एक सैकड़े को रिप्रेजेंट करेगा और एक सैकड़े में कितने इकाई होते हैं, 100 इकाई होते हैं। इस प्रकार से बच्चे को स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है मूर्त चीज़ों का प्रयोग करके। अब ये मूर्त चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहला डेंस ब्लॉक। डेंस ब्लॉक क्या होता है, तो बेसिकली ये छोटे छोटे घन होते हैं। इस प्रकार से देखिए इन घनों का प्रयोग करके बच्चे को स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है, जैसे कि देखिए एक घन ये हो गया और इसी प्रकार से देखिए ये 6, 7, 8, 9
और ये 10, ये 10 घन मिलाकर के बच्चे को बताया जा सकता है कि ये दहाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। और इसी प्रकार से बच्चे को इसी प्रकार से 10 के 10 अलग ग्रुप बना करके बच्चे को दिखाया जा सकता है कि देखिए 10 जो अलग अलग ग्रुप हैं दहाई का, वो मिलाकर के एक सैकड़े को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया जा सकता है, तो डिन्स ब्लॉक के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, माचिस की तिल्लियां और बंडल बिना जली हुई, माचिस की तिल्लियां और तिल्लियों का बंडल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा मूर्त अवस्था में माचिस की तिल्लियों को इकट्ठा कर सकता है, यानी कि एक तिल्ली को वो देख सकता है, 10 तिल्ली का इकट्ठा अलग से देख सकता है। तो ये भी बच्चे को एक तरीके से जो स्थानीय मान है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा देखिए, बनावटी प्रचलित नोट, यानी कि जो नोट है, जो एक तरीके से जो नकली नोट होता है उस सेंस में कहा जा रहा है, तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन आपसे ये पूछा गया, निम्न में से कौन सा मूर्त सामग्रियों का उपयोग वर्गीकृत निरूपित करता है। ध्यान से समझिएगा, एक गिनतारा यानी अबेकस कहा गया। अबेकस में क्या होता है कि मान लीजिए एक इस प्रकार से तार होता है, इसमें मोतियां होती हैं और इसके माध्यम से हमें बताया जाता है। तो देखिए, इसका प्रयोग हम लोग जोड़ घटाने के लिए कर सकते हैं और बेसिकली भाग के लिए भी होता है, लेकिन स्थानीय मान के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए, विकल्पों को देख करके आपको उत्तर देना है। विकल्पों में देखिए क्या दिया गया है, ए और डी समानुपाती सामग्री है, ए और बी समानुपाती सामग्री है। समानुपाती सामग्री क्या होता है, जो एक ही तरीके से व्यवहार करे। जैसे कि देखिए, अब बच्चे को डिन्स ब्लॉक के माध्यम से एक दिखाना था और उसके बाद से एक दिखा दिया गया और 10 का ग्रुप दिखाने के लिए 10 का बंडल इस प्रकार से बच्चे को डिन्स ब्लॉक का, मान लीजिए ये 10 हो गया, 10 को दिखा देंगे। तो बच्चा इसको देख करके समझ जाएगा कि एक का रिप्रेजेंटेशन इतना है और 10 का रिप्रेजेंटेशन उसी के समानुपात में ज़्यादा हो जा रहा है। इसी प्रकार के माचिस के तिल्लियों को भी बच्चा देख करके समझ सकता है कि एक माचिस का तिल्ली ये है और 10 का जो ग्रुप है, मान लीजिए ये 10 हो गया, तो 10 का ग्रुप देख करके समझ सकता है कि ये इसके समानुपाती है, यानी जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा बड़ा बंडल होगा, उस सेंस में है। तो ये जो ए है और जो बी है, ये एक समानुपाती सामग्री है। समानुपाती कहने का मतलब कि एक को रिप्रेजेंट करना है तो कम होगा और 10 को रिप्रेजेंट करना है तो ज़्यादा होगा और 100 का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो उसी के अनुपात में उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बनावटी मुद्रा की हम लोग बात करें तो देखिए, एक का नोट हो सकता है और कोई 10 का भी नोट तो हो सकता है ना, तो इसमें समानुपाती का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि एक को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो एक ही आ रहा है और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉक्स में 10 गुना हमें मिल रहा है। लेकिन नोट की अगर बात करें तो एक का भी नोट होता है और 10 का भी नोट होता है, तो इसमें समानुपाती कहां हुआ। 10 का नोट ना होकर के अगर एक एक का 10 नोट होता तब माना जा सकता था कि हाँ, जितनी संख्या हो रही है उसके समानुपाती में उसके फिजिकल नोट की संख्या बढ़ रही है। लेकिन 10 के नोट हो सकते हैं, इस वजह से ये समानुपाती का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी प्रकार से गिनतारा भी हमारा समानुपाती का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यानी ए और जो बी है वो समानुपाती सामग्री है। ऑप्शन नंबर 2 में इसकी बात की गई है, विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का गणितीय अवधारणा का पूर्व ज्ञान आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। बच्चों का पूर्व ज्ञान जांचना क्यों जरूरी होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, ये गणितीय तथ्यों को रटने में सहायता करता है। रटना, याद करना, स्मरण हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है इसलिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, गणित मान लीजिए एकीकृत किया गया है प्राइमरी में, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अन्य सब्जेक्ट्स देखिए जो कि एकीकृत नहीं है, उसके लिए भी बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचना आवश्यक होता है। तो पूर्व ज्ञान एकीकृत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूर्व ज्ञान इसलिए जांचा जाता है ताकि बच्चे का जो पहले का अनुभव है, जो बच्चे ने परिवेश में देखा है, उसको आधार बनाते हुए बच्चे को आगे की शिक्षा दी जाए। तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, योगात्मक आकलन में सहायक होता है। देखिए, योगात्मक आकलन आपकी जो फाइनल परीक्षा हो रही होती है सत्र के अंत में, उसकी बात की जाती है। तो फाइनल परीक्षा में आपके पूर्व ज्ञान की जांच नहीं की जाती है। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है तब पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। तो ये भी योगात्मक आकलन इसका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, यानी कि एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को स्थानीय मान आपको बताना है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर गिनती नहीं जान रहे हैं तो स्थानीय मान समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे संख्या के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी तो स्थानीय मान समझ पाएंगे। यानी कि स्थानीय मान समझने के लिए पहले ये जरूरी है कि बच्चा संख्या के बारे में जाने, संख्या के जोड़ के बारे में जाने, ये सभी चीज़ें बच्चे को आना चाहिए। इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट समझना चाहे तो ये सभी चीज़ें जब समझेगा तभी आगे वो बढ़ पाएगा, यानी कि स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं श्रेणीबद्ध तरीके से। इस वजह से बच्चों का पूर्व ज्ञान जानना आवश्यक होता है कि बच्चे को स्थानीय मान पढ़ाने से पहले कम से कम बच्चा संख्या जान रहा है या नहीं जान रहा है, इसकी जांच करने के लिए। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 6 और 7 का योग 13 है, यह एक किसका उदाहरण है। तो देखिए, ये एक साध्य है, यानी सिद्ध चीज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन
प्रक्रियाओं के लिए कौन सा उत्तरदायी है? अपसारी चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र में? तो जाहिर सी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है, कुछ आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है और उन आंकड़ों पर फिर विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करके जब हम लोग किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं तो फिर उस रिजल्ट का मूल्यांकन करना होता है कि क्या हम लोग सही रिजल्ट तक पहुंचे हैं अथवा नहीं, यानी रिजल्ट को चेक कर रहे होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, पहले संश्लेषण किया जाएगा, यानी जो कुछ भी हमारे पास आंकड़े हैं पहले उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद से उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और अंत में किसी रिजल्ट पर पहुंचा जाएगा और रिजल्ट का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए 76 गुणे 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। देखिए कौन सी विधि वो अपनाता है। 76 को इसने 2 भागों में तोड़ दिया, 70 + 6 में, और 32 को भी 2 भागों में तोड़ दिया, 30 + 2 में। उसके बाद से यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है कि वितरण का नियम लगा दिया। 70 में 30 से गुणा कर दिया और फिर 6 का 30 से गुणा कर दिया, इसके बाद से 70 का 2 से गुणा कर दिया, फिर उसके बाद से 6 का 2 से गुणा कर दिया, यानी वितरण का नियम इन्होंने लगा दिया। आगे देखिए इस प्रकार से इन्होंने सॉल्व कर दिया। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। क्या पूछा जा रहा है? उपरोक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीक को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए अनौपचारिक तकनीक को एक तरीके से इग्नोर, हतोत्साहित करने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव होता है। कैसे? बच्चा अगर एक विधि के अलावा किसी अल्टरनेट प्रोसेस का वो यूज कर पा रहा है, भले ही वो अनौपचारिक क्यों ना हो, कम से कम बच्चा क्रिएटिव तो है, नई विधियों से उस प्रश्न को सॉल्व तो कर पा रहा है, तो ये समस्या समाधान में बच्चे को हेल्प करेगा। तो कभी भी इसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, चाहे वो औपचारिक विधि प्रयोग करे या फिर अनौपचारिक। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं होता तो वितरण के नियम के बाद से वो गुणा करके सही उत्तर तक कैसे पहुंच पाता? तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि गुणा का प्रयोग तो कर रहा है, भले औपचारिक विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन गुणा का प्रयोग तो कर ही रहा है, यानी गुणा का ज्ञान है उसको। चौथा विकल्प देखिए, लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे। देखिए ये निगेटिव है, क्योंकि एज ए टीचर अगर आप उसको 0 अंक देंगे तो फिर बच्चा आगे कभी क्रिएटिव सोचने की हिम्मत ही नहीं करेगा। उसे ये लगेगा कि मुझे नंबर ही नहीं मिल रहा है, मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों मैं इस विधि का प्रयोग करूं जो टीचर के द्वारा बताया जा रहा है, या फिर जो बुक में दिया गया उसी रटे रटाए विधि का मैं प्रयोग करूंगा। यानी बच्चा क्रिएटिव नहीं बनेगा, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेगा। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन नियमों की समझ को दर्शाती है और प्रतिबिंबित करती है। ये बात बिल्कुल सही है, बच्चा गुणन के कॉन्सेप्ट को समझ पाया और उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, वितरण के नियमों के अंतर्गत गुणन की प्रक्रिया को दर्शा पा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। देखिए जियो बोर्ड क्या होता है, बेसिकली समझ लीजिए एक लकड़ी का इस प्रकार से बोर्ड होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के कील लगे होते हैं, कांटी जिसे आप बोलते हैं कील, इस प्रकार से कील लगे हुए हैं और इन कीलों में रबड़ के माध्यम से बच्चे को विभिन्न संरचनाओं के बारे में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कील है तो उभरा होगा, इस प्रकार से ऊपर की तरफ उभरा होगा, तो रबड़ लगा करके देखिए बच्चे को मान लीजिए आयत बनाना है तो इसके बीच में इस प्रकार से रबड़ लगा करके आयत बताया जा सकता है बच्चे को। मान लीजिए बच्चे को त्रिभुज बताना है तो यहाँ से रबड़ को इस प्रकार से लगा करके त्रिभुज बताया जा सकता है। मान लीजिए बच्चे को वर्ग बताना है तो इन चारों के बीच में रबड़ को लगा करके वर्ग बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। यानी कि कील की मदद से, एक बोर्ड पर लगे कील की मदद से और रबड़ की मदद से बच्चे को ज्यामिति के विभिन्न आकृतियों के बारे में बताया जाता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। हमसे पूछा गया था कि इसको परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना। देखिए यहां पर रेखा पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेखा और कोण बहुत ज्यादा संकुचित हो गया, क्योंकि इसके अलावा बच्चा वर्ग भी पढ़ सकता है, आयत भी पढ़ सकता है, समानांतर चतुर्भुज भी पढ़ सकता है, ये सभी चीजें पढ़ सकता है। तो कोण और रेखा बहुत ज्यादा संकुचित हो गया, केवल एक ही पक्ष की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प देखिए, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना। देखिए त्रिभुज भी यहां पर संकुचित है, क्यों? क्योंकि यहां पर त्रिभुज के अलावा वर्ग, आयत, ये सभी चीजें भी बताई जा सकती हैं बच्चे को। तो केवल एक ही प्रकार के चित्र की बात कर रहा था, ज्यामिति की बात कर रहा था, बाकी कोई इग्नोर कर रहा है, इस वजह से निगेटिव है। तीसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना। देखिए आयतन जो होता है वो 3D कॉन्सेप्ट होता है, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। लेकिन जियो बोर्ड में हम लोग केवल 2D फिगर्स को ही एक तरीके से दिखा सकते हैं। आप इसमें बच्चे को घन, घनाभ, ये सभी चीजें नहीं दिखा सकते, या फिर बेलन नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये 3D कॉन्सेप्ट है। और बच्चे को जो आयतन होता है वो आप वर्ग का आयतन या फिर आयत का आयतन नहीं पढ़ रहे होते हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि इसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, सिर्फ 2D फिगर होता है। आयतन जो होता है वो 3D कॉन्सेप्ट में आता है, जैसे कि
आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, तो इसमें 3D कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए आयतन भी नहीं पढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन, यानी बच्चे को मूर्त अवस्था में आकृति बना करके दिखाई जा सकती है रबड़ की मदद से। और विभिन्न ज्यामितीय अवधारणा, यानी कि सभी ज्यामितीय अवधारणाओं की बात कर रहा है, किसी को इग्नोर या फिर किसी को केवल किसी को रिप्रेजेंट करने या फिर किसी को इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा है, सभी को साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।